सो पिछली क्लास में हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा में एक्सटेंडेड फीचर एंड देन एग्रीगेशन डिस्कस किया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने मॉडिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था कि हम डेटाबेस को कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे डेटाबेस में। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। ओके, सो डेटाबेस में मॉडिफिकेशन का मतलब है डेटाबेस में जो डेटा स्टोर्ड है ऑलरेडी उसको आपको अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है। सो मॉडिफिकेशन का मतलब केवल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करना नहीं है। आप डेटाबेस में नए रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, या फिर किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के किसी कॉलम में या मोर देन वन कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो इस बेस पर ये जो सारे ऑपरेशंस जो मैंने अभी बताए इनको 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, और बेसिकली देर आर 3 डेटाबेस मॉडिफिकेशन ऑपरेशंस। पहला है डिलीशन, देन इंसर्शन एंड अपडेशन। ओके, सो वी विल सी देम वन बाय वन। सो पहले हम इंसर्शन डिस्कस करेंगे। 1 minute, somebody is trying to join. Okay, so लेट्स स्टार्ट विथ इंसर्शन ऑपरेशन। सो इंसर्शन ऑपरेशन का मतलब है कि डेटाबेस में जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उसमें वन और मोर रिकॉर्ड्स को और ऐड कर देना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेशन। जैसे हो सकता है आपके इंस्ट्रक्टर टेबल में पहले से 5 वाज हैविंग 10 रिकॉर्ड्स एंड देन उन 10 रिकॉर्ड्स के साथ में आपको किसी एक इंस्ट्रक्टर का और रिकॉर्ड ऐड करना है। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम रिलेशनल अलजेब्रा में ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। So suppose that somebody, I am assuming again the instructor table example. So suppose we have a instructor table. Sorry, it is too much fine. Medium. Okay. So let's assume we have instructor table with id, name एंड जो आपको याद होगा हम यही फॉर्मेट जो है जो बुक में है वही फॉलो कर रहे हैं, सैलरी। सो आपके टेबल ऑलरेडी लेट्स से कुछ डेटा है टेबल में। नाउ सपोज यू वांट टू ऐड वन मोर रिकॉर्ड इनटू द टेबल। लेट्स से दैट रिकॉर्ड इज ऑफ इंस्ट्रक्टर विथ id 1024 and his name is Ram. Okay, his department is, let's say, uh, let's take economics, and his salary is, let's say, 50,000. Okay, so this is the record that you want to add into your existing database. नाउ आपकी इंस्ट्रक्टर टेबल में कुछ भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं बट यू वांट टू ऐड दिस रिकॉर्ड। नाउ यू नो दैट इन केस ऑफ डेटाबेस एवरीथिंग इज ए रिलेशन। ओके, सो आपका जो रिलेशनल मॉडल है उसमें हर चीज़ रिलेशन है। सो इंस्ट्रक्टर टेबल इज ए रिलेशन, सो रिलेशन इज ए सेट, सो इंस्ट्रक्टर टेबल इज ए सेट एंड यू वांट टू ऐड दिस रिकॉर्ड इनटू द टेबल। सो आपको रिकॉर्ड को एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिकॉर्ड इज ए टपल। ठीक है, आपका जो रिकॉर्ड है ये टपल है। ओके, लेकिन आपका रिलेशन जो है सेट है। तो इंसर्शन का मतलब सीधा सीधा हम इंसर्शन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आइडिया मैंने आपको बताया था। हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग टेबल में ये जो सेट मैंने बनाया है इस सेट को यूनियन कर देना है। ठीक है, सो यू कैन राइट लाइक दिस, इंस्ट्रक्टर, या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। लेट्स अज्यूम आपको याद है हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सो लेट्स टेक दिस रिलेशन एज आर। ओके, सो मेरे पास एक आर रिलेशन है जिसमें जो रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वो रिकॉर्ड मैंने आर में रखा। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, इंस्ट्रक्टर यूनियन आर। ठीक है, सो इससे क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड है आपके इंस्ट्रक्टर टेबल में यूनियन हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसे जो है असाइन कर दूंगा इंस्ट्रक्टर टेबल में वापस से।
जो सेम काइंड ऑफ, जैसे आपने सी में प्रोग्रामिंग अगर की हो तो आपने देखा होगा कि आप ऐसे करते थे a इक्वल टू a प्लस 10। इसका मतलब a की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है लेट्स से इट इज़ 25, तो 25 में 10 ऐड हो और वापस से वो आंसर a में चला जाए। ठीक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ असाइनमेंट। सो यहाँ भी मैं असाइनमेंट का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, सो व्हाट मैंने क्या किया है, इंस्ट्रक्टर टेबल ली, उसमें आर का यूनियन किया। सो ओबियसली इसमें आंसर क्या आएगा, यू विल गेट ए सेट अगेन, जिसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे रिकॉर्ड होंगे और ये जो रिकॉर्ड है ये भी होगा, और आपने इसे वापस इंस्ट्रक्टर को असाइन कर दिया। सो एक तरीके से पुरानी जो वैल्यू है एक तरीके से आपने ओवर राइट कर दी। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। ओके, हालांकि जब इसे एक्चुअल डेटाबेस में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड को फाइल में जा करके लास्ट में अपेंड कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ इंसर्शन विल बी डन। सो दिस इज़ योर इंसर्शन ऑपरेशन। ओके, नाउ सपोज दैट आपको एक रिकॉर्ड की जगह पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। सो सेम प्रोसीजर होगी। आपको क्या करना है, जो लेट से आप एक जो भी रिकॉर्ड आपको डिलीट इंसर्ट करने हैं अपनी टेबल में, आप उसे एक किसी टेबल में रखेंगे आर इक्वल टू, और यहाँ पर आप उनको लिस्ट कर देंगे। लेट से मैं ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, 1024 राम इकोनॉमिक्स एंड सैलरी 50,000। एक तो रिकॉर्ड ये है जिसे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। सो आप इसे ऐसे लिखेंगे। देन लेट्स अज्यूम मेरे पास एक और रिकॉर्ड है जो मैं रखना चाहता हूँ, उसका लेट्स से आईडी इंस्ट्रक्टर की है 1050 श्याम, एंड लेट्स से हिज डिपार्टमेंट इज मैथ। ओके, एंड सैलरी लेट्स से 60,000। ये 2 रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करने हैं। तो मैं ये रिलेशन आर बनाऊंगा और इस आर को मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रक्टर टेबल के साथ यूनियन कर दूंगा। बहुत आसान है ना। सो इंस्ट्रक्टर यूनियन आर, और इसे वापस असाइन कर दिया मैंने किस टेबल को, इंस्ट्रक्टर टेबल को। ठीक है, सो इस तरीके से हम इंसर्शन कर सकते हैं। सो इंसर्शन आप लोग देख रहे हैं कि बहुत आसान है, वेरी इजी। सिर्फ यूनियन ऑपरेशन आपको इस्तेमाल कर लेना है इंसर्शन करने के लिए। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि अब अपडेशन कैसे करेंगे हम। सो लेट्स टॉक अबाउट अपडेशन। क्वेश्चन एनी क्वेश्चन? यस सर। बता सर जैसे आपने यहाँ पर अपडेशन के लिए यूनियन का यूज किया। नहीं, अपडेशन के लिए यूनियन का नहीं यूज किया, अभी तो इंसर्शन कर रहा हूँ ना। इस इंसर्शन के लिए तो उससे पहले जैसे वहाँ पर लिखा इंस्ट्रक्टर यूनियन आर, तो उसके पहले बैकवर्ड एरो लेके इंस्ट्रक्टर लिखा है, तो वैसे हम लोग को भी लिखना जरूरी है। हाँ, मतलब उसको फॉरवर्ड एरो करके नहीं लिख सकते आगे तरफ। नहीं, एरो इसी टाइप का लिखना है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपको याद होगा। जी सर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे अगर जैसे आर इक्वल टू 4, हम लोग के पास 4 रिकॉर्ड है, अगर 5 रिकॉर्ड अगर आ गया तो उसमें हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे? सेम इसी तरीके से आर में आपके कितने भी रिकॉर्ड हो, आपको जितने भी रिकॉर्ड ऐड करना है, यू जस्ट मेक ए सेट काइंड ऑफ आर। ठीक है, मैंने तो आर लिया है, आपको कुछ और नाम लेना है, यू कैन टेक एनी अदर नेम। सो जो रिकॉर्ड्स आपको लिखना है वो इंसर्ट करना है, वो आपने एक सेट में लिख लिए और फिर उसका यूनियन कर दिया इंस्ट्रक्टर टेबल के साथ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे हम लोग के इंस्ट्रक्टर टेबल में 4 ही रिकॉर्ड डिफरेंट रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं? नहीं, कितने भी एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, आर्बिट्रेरी। लेकिन इसमें 4 ही दिया, जैसे आईडी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। अच्छा, कॉलम की आप बात कर रहे हैं, कॉलम तो वही होंगे ना। कॉलम में इस समय आपको स्ट्रक्चर वही रखना है टेबल की। सो आपके जो टपल्स हैं, ये टपल्स हैं ना, तो ओबियसली टपल आपके जो टेबल की फॉर्मेट है उसी में होना चाहिए। जब जो टेबल में कॉलम है उसी से अपने टपल बनेंगे ना। अगर एक्स्ट्रा नहीं नहीं, आपको मालूम है ना कि रिलेशनल मॉडल में टपल की फॉर्मेट फिक्स होती है। एक टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। तो टेबल में सेम टाइप के ही रिकॉर्ड आएंगे।
आप कोई भी और अलग टाइप का रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते, है ना। सो टेबल इज ए टपल एक्चुअली, सो टेबल कलेक्ट सेट ऑफ टपल, और टपल आपको मालूम है सेम टाइप के होना चाहिए ना, ऑर्डर्ड टपल होंगे, और ओबियसली आपके टपल भी ऑर्डर्ड होंगे, ऑर्डर भी आप चेंज करके नहीं लिख सकते। जैसे आप देखेंगे मैंने उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये आईडी है, ये नाम है, ये डिपार्टमेंट नाम का नाम है, ये फिर सैलरी है। सो जिस ऑर्डर में ऑर्डर कॉलम्स थे उसी ऑर्डर में मैं वैल्यू लिखूंगा और टपल बनाऊंगा, और जितने भी आप टपल आपको ऐड करने हैं वो टपल आप कॉमा सेपरेटेड इस तरीके से सेट में लिख लेंगे और उसे यूनियन कर देंगे। जैसे अज्यूम कर रही है आपको यही इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट टेबल में करना है। लेट्स से आपकी डिपार्टमेंट टेबल की स्कीमा क्या है, डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी, नहीं बिल्डिंग है, बिल्डिंग, सॉरी क्रैश हो गया सब, 1 मिनट। ओके, सो डिपार्टमेंट है आपका, देन बिल्डिंग, देन बजट, ठीक है। सो ये 3 कॉलम हैं आपके। सो ओबियसली आप डिपार्टमेंट टेबल में केवल वही रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, वही टपल इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पहले डिपार्टमेंट नेम मेंशन हो, फिर बिल्डिंग हो और बजट हो, या एक्चुअली डेटा टाइप मैच करें। जैसे इसका डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये न्यूमेरिक है, तो आप कोई भी एक टपल इंसर्ट कर सकते हैं इसमें शुरू के 2 टाइप स्ट्रिंग हो और तीसरा न्यूमेरिक हो। एंड आपको मालूम है कि टेबल में जो कॉलम्स होते हैं उनका डोमेन सेम होना चाहिए, तो आपको जो डिपार्टमेंट नेम है उसमें भी डोमेन सेम वाली ही वैल्यू लेनी है, बिल्डिंग में भी सेम डोमेन वाली वैल्यू लेनी है, और बजट में भी डोमेन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, डेटा टाइप, जिस सेट से वैल्यू आ रही है टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में, तो आपके टपल में भी वही उसी सेट से वैल्यू आना चाहिए। सो जैसे मैं एक टपल बना रहा हूँ, लेट्स से लाइक दिस, सो डिपार्टमेंट में भी लेट्स से फिजिक्स। सो आपको मालूम है कि इस कॉलम में एक सेट से वैल्यू आ रही है, यूनिवर्सल सेट, तो वो यूनिवर्सल सेट क्या है कि यूनिवर्सिटी में ऑल पॉसिबल डिपार्टमेंट है उनका एक सेट है, ठीक है। सो फिजिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल डिपार्टमेंट। तो आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखा, बिल्डिंग, अब एक यूनिवर्सिटी जिसके डेटाबेस की आप बात कर रहे हैं उसके पास कुछ सेट ऑफ बिल्डिंग्स होंगी, या फ्यूचर में प्लान होगा कि बिल्डिंग का नहीं बनी है वो भी बिल्डिंग, लेकिन बाद में बनेगी और उसका नाम सब कुछ तय है, तो उसका एक बिल्डिंग का नाम होगा। सो लेट्स से हमारे केस में है आर्यभट्ट, ठीक है। सो ये जो वैल्यूज हैं, एक यूनिवर्सल सेट जो होगा डिफाइंड आपका ऑलरेडी, ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा उसका यूनिवर्सल सेट की क्या मैं वैल्यूज क्या हैं। जैसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें, मगध यूनिवर्सिटी, तो उसमें बिल्डिंग्स का नाम कोई और कुछ होगा, तो उसमें बिल्डिंग का नाम आप उसी हिसाब से रखेंगे, ओके। एंड देन बजट, सो बजट किसी नंबर में लिखा होगा, सो लेट्स अज्यूम दैट बजट इज कितना हो गया, 2 लाख 20 लाख, ओके। सो इस तरीके के आप कितने भी रिकॉर्ड बना करके इस टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो लेट्स से मान लीजिए यूनिवर्सिटी ने एक डिपार्टमेंट ओपन किया, और लेट्स से दैट इज़ द फिजिक्स डिपार्टमेंट, और आपको डिपार्टमेंट टेबल में ये रिकॉर्ड ऐड करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि डिपार्टमेंट टेबल क्यों बनाई गई है, कि इट इज़ ए टेबल दैट इज़ सपोज टू स्टोर ऑल पॉसिबल डिपार्टमेंट नेम्स, और या जितने भी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है उनका सारे का डेटा इस डिपार्टमेंट टेबल में होना है। तो आपने लेट्स से ये एक नया डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ने ओपन किया और उसमें ये जो ना उसकी ये डिटेल है और आपको उसे टेबल में स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये एक से एक सेट बनाएंगे, एक ही डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट ऐड करना है, आप 2 को ऐड कर सकते हैं, डेटा इसी तरीके से, रिकॉर्ड इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। एंड लेट्स से दिस इज आर, ओके। सो आर इज सम वेरिएबल नेम, मैं आर ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको आर ही लेना है, यू कैन टेक एनी नेम, ओके। एंड नाउ आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट टेबल सॉरी डिपार्टमेंट एरो टेबल का नाम फिर से रिपीट करना है, जैसे आप सी में प्रोग्रामिंग में करते थे आप, डिपार्टमेंट यूनियन ऑपरेशन आपका, एंड देन आर, ठीक है। अब इस तरीके से दिस इज द आइडिया।
तो आप इस आइडिया को यूज़ कर सकते हैं फॉर इंसर्शन पर्पज। ठीक है, आई होप नाउ अब क्लियर हो गया होगा। जी सर। सो नाउ इंसर्शन के बाद लेट्स टॉक अबाउट अपडेशन। ठीक है, सो नाउ लेट्स से हम अपडेशन के केस में इंस्ट्रक्टर टेबल का ही डेटा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपको इंस्ट्रक्टर टेबल में किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ओके, एंड लेट्स से वो रिकॉर्ड क्या है, इंस्ट्रक्टर राम का ही रिकॉर्ड है मान लीजिए। सॉरी, सो इंस्ट्रक्टर राम की मैंने आईडी क्या ली थी, 10204। सो लेट्स से ये जो पर्सन है इसकी ये जो रिकॉर्ड है 1024 राम, एंड लेट्स से हिज डिपार्टमेंट वाज, लेट्स से क्या हम वही लेके चल रहे थे, वही मैं ले रहा हूँ वैल्यू, इकोनॉमिक्स, एंड सैलरी वाज 50,000। ओके, नाउ सपोज दैट ये जो इंस्ट्रक्टर है राम, ही फिनिश्ड हिज PhD। ओके, सो ही बिकेम डॉक्टर राम नाउ, है ना। और लेट्स से बिकॉज ऑफ वन एडिशनल क्वालिफिकेशन ही डॉक्टर राम हैव अर्न, सो ही सैलरी इज अपडेटेड टू 55,000। ठीक है, सो नाउ आपको क्या करना है, ये जो रिकॉर्ड है जो इंस्ट्रक्टर टेबल में, दिस रिकॉर्ड इज ऑलरेडी देयर, अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि दिस रिकॉर्ड इज ऑलरेडी देयर इन योर इंस्ट्रक्टर टेबल। नाउ व्हाट आई वांट टू हैव दिस रिकॉर्ड मॉडिफाइड। ठीक है, तो मैं इस रिकॉर्ड की जगह पर क्या करना चाहता हूँ, एक मॉडिफाइड रिकॉर्ड लिखना चाहता हूँ। और वो लेट्स से मॉडिफाइड रिकॉर्ड क्या है, 1024। आईडी नहीं बदलने वाली है, नेम मैं बदल रहा हूँ डॉक्टर राम, एंड डिपार्टमेंट ओबियसली उसका सेम है, इकोनॉमिक्स, एंड सैलरी लेट हैव बिकम 55,000। सो ये जो रिकॉर्ड है मैं ऐड करना चाहता हूँ। सो ओबियसली व्हाट आई विल डू, मुझे दो काम करने हैं। पहले क्या करना है, ये रिकॉर्ड मुझे अब ये हटा देना है। अपडेशन का मतलब क्या है, ये वाले रिकॉर्ड को मैं टेबल से हटा दूंगा। ठीक है, एंड ये जो रिकॉर्ड है मैं टेबल में ऐड कर दूंगा। ओके, सो आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप मालूम है सेट डिफरेंस ले सकते हैं आप। तो इस रिकॉर्ड को मुझे निकालना है, तो मैं एक और टेबल बनाऊंगा, और सो एक रिलेशन बना लेता हूँ। लेट्स से मैं दो बार रिपीट करने की वजह से मुझे लिखना नहीं पड़ा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने इसे ले लिया R1 सेट में। सो ये एक सेट हो गया और मैंने इसे असाइन कर दिया R1 को। सो R1 में मेरा ओल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, दिस इज ओल्ड वन। ठीक, नाउ ये रिकॉर्ड मैं राइट करना चाहता हूँ, सो ये है न्यू रिकॉर्ड, और लेट्स से मैंने इसे ले लिया रिलेशन R में। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, ये रिकॉर्ड मुझे इंस्ट्रक्टर टेबल से सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसे यूनियन कर देना है। सो मैं क्या करूँगा, इंस्ट्रक्टर माइनस R1। ठीक है, सो इंस्ट्रक्टर टेबल से R1 हट जाएगा, मतलब आपको R1 में जो रिकॉर्ड है दैट मीन्स ये रिकॉर्ड को छोड़ करके बचे हुए रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, सो ये रिकॉर्ड नहीं आएगा इस एक्सप्रेशन के आंसर में। और अब आपको क्या करना है, ये वाला रिकॉर्ड ऐड करना है, सो यूनियन R। ठीक है, सो अब इस एक्सप्रेशन में आप क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर टेबल से R1 रिकॉर्ड का सब्ट्रैक्शन कर दिया आपने, एंड देन ये रिकॉर्ड का एडिशन कर दिया, मतलब इंसर्शन कर दिया। सो एक आपने ये सब्ट्रैक्शन मतलब डिलीशन कर दिया, और ये एडिशन कर दिया, दैट यूनियन मतलब एडिशन कर दिया। और अब पूरे रिजल्ट को इंस्ट्रक्टर टेबल में अब ट्रांसफ़र कर देना है वापस से। सो इससे इस प्रोसेस में क्या होगा, R1 आपने मतलब ये रिकॉर्ड हटा दिया और ये रिकॉर्ड जोड़ दिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपडेशन। ठीक है, इस तरीके से हम अपडेशन करेंगे अपने टेबल में। क्लियर? सो जो रिकॉर्ड हटाने हैं आपको, सो ये एक तरीके से आपके लिए एक आइडियल एक्सप्रेशन हो गई, एक फॉर्मूले की तरह हो गई। ठीक है,
जिन अपडेटेड रिकॉर्ड्स आपको इस सेट में सेट सेव करना है, सो आपको अपडेटेड रिकॉर्ड का सेट ये है। सो जो भी रिकॉर्ड आपको अपडेटेड एंड करने हैं, मतलब जो मॉडिफाइड वन, वो आप इसमें रखेंगे। जैसे मैंने तो एक ही एग्जांपल लिया, आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं। तो जितने भी रिकॉर्ड अपडेटेड हो रहे हैं, तो अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ जो रिकॉर्ड्स हैं आप आर में रखेंगे, और जिन रिकॉर्ड्स को हटाना है ओल्ड वाले, उनकी लिस्ट आप उनका सेट ये बना देंगे। सो R1 विल बी द सेट ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स जो अपडेट होने हैं, और ये नए रिकॉर्ड बन गए उनकी जगह पर। सो हम एक तरीके से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, पुराने को हटा दे रहे हैं और नया रख दे रहे हैं। सो दिस इज ए आइडियल फार्मूला। आप इसे किसी टेबल पर कर सकते हैं, जिस टेबल पर करना है आपको टेबल का नाम यहाँ रख देना है। R1 R2 आपके ये ओल्ड रिकॉर्ड्स का कल सेट हो गया, ये न्यू रिकॉर्ड्स का सेट हो गया। तो दिस इज हाउ यू विल डू अपडेशन हो। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर ये तो जो आपने बताया इंसर्शन और अपडेशन, इसमें तो एट अ टाइम एक चीज को ऐसे अपडेट या इंसर्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल डेटास को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक डेटा ऐसा रहा जैसे टेम्परेचर, वो तो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली अपडेट हम कैसे कर रहे हैं? जैसे प्रोग्राम्स में लूप्स वगैरह होता था, इधर भी क्या हम ऐसे कुछ कर सकते हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा? नहीं, तो डेटा बेस में जो है ना, हम केवल वही डेटा रखते हैं जो परमानेंट टाइप से होता है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। अगर आपको टेम्परेचर किसी सेंसर से रीड कर रहे हैं, तो आप उसे किसी वेरिएबल में मेंटेन करिए, ठीक है, मेन मेमोरी में। और जब आप मशीन को आप ऑफ करने जा रहे हैं, आपकी मशीन शट डाउन होगी, तो आप उसे डिस्क में लिख सकते हैं। तो डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट वाला होता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर। ओके, सो जैसे आपको अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आपकी एक मशीन है जो सेंसर से डेटा रीड कर रही है, तो आप उस एक प्रोग्राम लिखेंगे, वो प्रोग्राम में डेटा होगा। डेटाबेस और एक नॉर्मल प्रोग्राम में काफ़ी डिफरेंस होता है। आपका जो प्रोग्राम है वो एक वेरिएबल मेंटेन करेगा, जैसे आपने सी में लिखा होगा ना, आप प्रोग्राम्स में वेरिएबल रखते हैं, तो वेरिएबल में आपका डेटा आता रहेगा। वेरिएबल कितनी बार भी अपडेट कर सकते हो आप, हर सेकेंड में अपडेट कर सकते हो। सो डेटाबेस में ज़्यादातर केस में जो डेटा जाता है वो वेरी फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड टेम्परेचर की तरह तो अपडेट नहीं होगा ना, या किसी टीचर का रिकॉर्ड है, हाँ है ना। सो जो डेटा होता है, जो आप जनरली डेटाबेस में वो डेटा आ जाता है जो आप फाइल्स में मेंटेन करते हो, किसी भी कंपनी में या किसी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में। ओके, सो दैट डेटा इज अ काइंड ऑफ परमानेंट डेटा। अच्छा, मतलब हम इधर परमानेंट डेटा से डील कर रहे हैं। हाँ मतलब हाँ जो डायनामिकली चेंज हो, हाँ, उसके साथ डील नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो डेटा आपका मेन मेमोरी में मेंटेन होगा, ठीक है। डिस्क में आपका रेगुलर परमानेंट डेटा मेंटेन होता है, ओके। या फिर हम डिस्क में डेटा तब भेजते हैं डेटाबेस में जब हम मशीन को ऑफ करने जा रहे हैं, है ना, तब डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है परमानेंट स्टोरेज में। तो डेटाबेस में डेटा वही जाता है जिसे हम लॉन्ग टाइम के लिए सेव रखना चाहते हैं, वो तेज़ी से नहीं बदल रहा है। तेज़ी से बदलेगा तो फिर डेटाबेस उसके लिए एफिशिएंट नहीं है। डेटाबेस एक अलग टाइप का एप्लीकेशन है जो परमानेंट काइंड ऑफ डेटा के लिए या लेस फ्रीक्वेंटली मॉडिफाइड डेटा जो है उसके साथ यूज होता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हालांकि कई केसेस में जैसे ट्रांजैक्शन बेस्ड डेटा होता है वो अपडेट होता है, लेकिन जो आप सेंसर वाली बात कर रहे हैं वो उतनी वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा डेटा रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन आपके अपडेशन बहुत होंगे, तो थिंग्स वो तो एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। आपके अपडेशन अगर आप डेटाबेस में करना चाहते हैं कर सकते हो आप। उसके भी कई तरीके हैं। हम जनरली रिकॉर्ड मेन मेमोरी में रख लेते हैं, जब इस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है तो मॉडिफाई होने देते हैं, जब हमें सेव करना है तो सेव कर देंगे, ओके। ठीक है। Okay, so now let's talk about deletion operation. आपको डिलीशन का आइडिया अभी मिल ही गया होगा, हमने जो डिस्कस किया था। आप देख रहे थे हम इसमें क्या कर रहे थे, एक तरीके से डिलीशन ही परफॉर्म कर रहे थे। तो अपडेशन में दोनों ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, डिलीशन और इंसर्शन। आप देख रहे थे ये रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया था, ये रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया था और इस रिकॉर्ड को हटाया था, मतलब डिलीट किया था। सो डिलीशन एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होता है आपका। सो लेट्स सपोज नाउ इंस्ट्रक्टर टेबल से आपको ये रिकॉर्ड निकालना है, हटा देना है। जैसे राम, ये जो इंस्ट्रक्टर है, इन्होंने
इस टाइम के बाद अपनी जॉब छोड़ दी यूनिवर्सिटी से, तो आपको इनका रिकॉर्ड डिलीट करना है। सो आप क्या करेंगे, सिर्फ इंस्ट्रक्टर टेबल में से मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि R1 में है रिकॉर्ड। आप चाहें तो एक ही रिकॉर्ड है तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में बना करके डायरेक्टली, मैं लेकिन सुविधा के लिए R1 लिख रहा हूँ। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सॉरी R1 नहीं, मैं R ले लेता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि R में मेरा रिकॉर्ड है राम का, ठीक है। तो सिर्फ मुझे इतना लिखना है, इंस्ट्रक्टर एरो इंस्ट्रक्टर माइनस R। सो इंस्ट्रक्टर में से R को हटा करके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसे मैं वापस इंस्ट्रक्टर में सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप डिलीशन कर सकते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फार्मूला। सो डिलीशन में आप एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहे एक करिए, दो रिकॉर्ड डिलीट करना है दो करिए, जितने भी रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है उसको R सेट में रख लीजिए। और ये फार्मूला है। फिर टेबल नेम, और यहाँ भी वही टेबल का नाम, और जो रिकॉर्ड्स हटाने हैं टेबल से उनका सेट बना लेना है और लिख देना है, ठीक है। सो एक रिकॉर्ड हटाना है तो R में एक रिकॉर्ड लिख दोगे, आप दो रिकॉर्ड हटाना है दो लिख दोगे, सो ऑन। सो वो रिकॉर्ड्स आपके इस तरीके से डिलीट हो जाएंगे। सो बहुत सिंपल है ना, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन। ओके, सो लेट मी सेव इट, अदरवाइज okay. So now let's come to the new topic. अभी हमने नेचुरल जॉइन आई गेस मैंने डिस्कस किया था, लेकिन नेचुरल जॉइन के कुछ वेरिएंट्स नहीं डिस्कस किए थे। सो लेट्स कम टू दैट। जरूरत नहीं है, हाँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल जॉइंस वेरिएंट। सो नेचुरल जॉइन आपने देखा था, नेचुरल जॉइन में हम लोग क्या करते हैं कि दो टेबल्स को डेटा को नेचुरल जॉइन कंबाइन करता है। आपको याद होगा ये डेटा काम हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या करता है कि कई सारे स्पूरियस रिकॉर्ड्स भी बना देता है। याद है ना आपको, स्पूरियस रिकॉर्ड का मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स जिनका कॉम्बिनेशन गलत रिकॉर्ड्स के साथ बन गया है और वो जो ना आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा हमने क्लास में एग्जाम्पल लिया था इंस्ट्रक्टर टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का। तो उसमें दोनों टेबल्स में एक जगह डिपार्टमेंट म्यूजिक दिख रहा है, उसके दूसरे अपोजिट में डिपार्टमेंट CS दिख रहा है इंस्ट्रक्टर के लिए। तो जबकि अगर इंस्ट्रक्टर म्यूजिक डिपार्टमेंट का है तो उसके सामने म्यूजिक डिपार्टमेंट का ही रिकॉर्ड कंबाइंड होकर आना चाहिए, है ना। तो ये काम आप कार्टेशियन प्रोडक्ट से करते थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको चीज़ें मैनुअली करना पड़ रही थी। तो इसका एक अल्टरनेट हमने निकाला कि हम नेचुरल जॉइन यूज़ करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आप मैनुअली चीज़ें कर रहे थे, दोनों कॉमन वैल्यू को इक्वेट करके आप रिजल्ट्स निकालते थे, उसी को नेचुरल जॉइन डायरेक्टली करके दे देता है। लेकिन आपको ये भी याद होगा नेचुरल जॉइन की प्रोसेस में आपको दोनों टेबल से कुछ कुछ रिकॉर्ड्स आंसर में अपीयर नहीं होते हैं। कौन से रिकॉर्ड अपीयर नहीं होते हैं? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सो सपोज दैट ये एक इंस्ट्रक्टर 1 टेबल है जिसमें ID है, नेम है और डिपार्टमेंट नेम है, और रिलेशन टेबल है, एक टेबल है टीचर्स 1 और इसमें इंस्ट्रक्टर की ID है और कोर्स ID है। सो इसका मतलब क्या, इंस्ट्रक्टर ID जिस कोर्स को पढ़ा रहा है वो कोर्स ID है। सो जैसे इंस्ट्रक्टर विद दिस ID 10101 CS 101 कोर्स को पढ़ा रहा है, इंस्ट्रक्टर ये ID वाला इंस्ट्रक्टर जो है फाइनेंस 201 को पढ़ा रहा है, ये इस ID वाला इंस्ट्रक्टर इस कोर्स को पढ़ा रहा है, ठीक है। और ये इन इंस्ट्रक्टर्स का डेटा है, ठीक है। 10101 वाला जो ID वाला इंस्ट्रक्टर, इनका नाम श्रीनिवासन है, कंप्यूटर साइंस, देन ये पर्सन ये है एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ सपोज दैट आप इन दोनों टेबल के डेटा को किसी क्वेरी की रिक्वायरमेंट में कंबाइंड करना चाहते हैं। आपको किसी क्वेरी में रिक्वायर्ड है कि ये दोनों टेबल का डेटा कंबाइंड हो जाए। तो आप एक तो ऑप्शन था कार्टेशियन प्रोडक्ट करते, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको याद है इस रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स श्रीनिवासन के रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा इस रिकॉर्ड के साथ भी, इस रिकॉर्ड के साथ भी, इस रिकॉर्ड के साथ भी। लेकिन आपको याद होगा कि ID जब मैच करती है तो आपको वैलिड रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर आपकी ID जो कॉमन कॉलम है, यहाँ दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा, ID। तो अगर आप नेचुरल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप देखते हैं इस रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बनेगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं इंस्ट्रक्टर की ID मैच ही नहीं कर रही है,
और श्रीनिवासन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है, और यह रिकॉर्ड कह रहा है कि ये आईडी इंस्ट्रक्टर की ये है और फिनांस पढ़ाता है। तो ओबियसली आप देख रहे हैं दोनों आईडी मैच नहीं कर रही हैं, तो ओबियसली ये किसी दूसरे इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड श्रीनिवासन के रिकॉर्ड के साथ ऐड हो गया है। तो ये पूरी इस रिकॉर्ड है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते थे, नेचुरल जॉइन करते थे। तो नेचुरल जॉइन क्या करता था, आईडी मैच कराएगा, मतलब कॉमन कॉलम जो होता है उसे मैच कराता है और इस रिकॉर्ड को इस रिकॉर्ड के साथ कंबाइन करेगा, लेकिन इस रिकॉर्ड को श्रीनिवासन के रिकॉर्ड को इन दोनों रिकॉर्ड के साथ कंबाइंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आईडी मैच नहीं कर रही है। सिमिलरली ये रिकॉर्ड जो वो का है इसको इसके साथ कंबाइन करेगा, बाकी के साथ कंबाइन नहीं करेगा। सिमिलरली इस रिकॉर्ड को आप देखेंगे ये आईडी यहाँ किसी से मैच नहीं कर रही, तो ये रिकॉर्ड किसी के साथ नहीं कंबाइंड होगा। सो आप देख रहे हैं यू विल गेट सो आप इसका नेचुरल जॉइन अगर निकालना चाहें तो आपको दो रिकॉर्ड मिलेंगे, ये वाले 10 जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, आप नोट डाउन कर लिख सकते हैं या आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 10101 श्रीनिवासन कंप्यूटर साइंस एंड CS 101, पहला रिकॉर्ड तो ये आएगा आंसर में। देन 12121 वो फिनांस एंड ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा 1012121 FIN 201। सो ये रिकॉर्ड ये आंसर आपका आएगा, जिसमें आपके आंसर में दो ही रिकॉर्ड आएंगे नेचुरल जॉइन में। नाउ यू कैन सी दैट नेचुरल जॉइन में दोनों टेबल से डेटा गायब हो जा रहा है। जैसे इस रिकॉर्ड का ये रिकॉर्ड में जो आईडी है ये आईडी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आपके नेचुरल जॉइन में ये रिकॉर्ड आंसर में आएगा ही नहीं, है ना। सिमिलरली ये जो आईडी है इसका मैच यहाँ नहीं है, सो ये रिकॉर्ड भी आपके आंसर में अपीयर नहीं होगा। सो आप देख रहे हैं कि नेचुरल जॉइन क्या कर रहा है, दोनों टेबल से कुछ कुछ डेटा को मतलब आउटपुट में नहीं लेके आ रहा है। कुछ डेटा लेफ्ट टेबल से, इसे हम लेफ्ट टेबल बोलेंगे क्योंकि आपने लिखा इंस्ट्रक्टर नेचुरल जॉइन टीचर्स 1, इंस्ट्रक्टर 1 नेचुरल जॉइन टीचर्स 1। सो ये आपकी लेफ्ट टेबल हो गई, ये राइट टेबल हो गई। लेफ्ट टेबल का मतलब जो लेफ्ट साइड आप लिख रहे हो, राइट टेबल का मतलब ऑपरेटर के राइट साइड लिख रहे हो। ओके, लाइक दिस। आप जब नेचुरल जॉइन करेंगे तो आप लिखेंगे इंस्ट्रक्टर 1 नेचुरल जॉइन टीचर्स 1। सो ये आपका लेफ्ट हो गया, लेफ्ट रिलेशन, ये आपका राइट रिलेशन हो गया। सो ऑपरेटर है ना, तो लेफ्ट राइट के बेस पर हम ये लेफ्ट रिलेशन हो गया, इसे लेफ्ट रिलेशन बोल रहे हैं, इसे राइट रिलेशन बोल रहे हैं। तो आपके नेचुरल जॉइन में क्या हो रहा है, केवल 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं और लेफ्ट टेबल से कौन सा रिकॉर्ड आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये टेबल का नेचुरल जॉइन कंप्यूट करके देख सकते हैं। कॉपी पेन उठाओ और क्विकली कंप्यूट कर लो। सो अगर आपको आइडिया है तो देन आप मेरी बात समझ सकते हैं कि 101 ये रिकॉर्ड आ जाएगा आंसर में और ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन ये रिकॉर्ड आंसर में नहीं आएगा आपके नेचुरल जॉइन के आंसर में। सिमिलरली ये रिकॉर्ड नेचुरल जॉइन के आंसर में नहीं आएगा। सो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टेबल से भी एक रिकॉर्ड मैच आउटपुट में नहीं आ रहा है और राइट टेबल से भी एक रिकॉर्ड आउटपुट में नहीं आ रहा है। ओके, सो यू कैन से दैट। तो इसके बेस पर आप कह सकते हैं कि जब नेचुरल जॉइन आप करते हैं तो हाई चांसेस होते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों टेबल से कुछ रिकॉर्ड्स छूट जाते हैं जो आंसर में आते ही नहीं हैं, है ना। सो हो सकता है किसी क्वेरी में आपको उन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत हो। सो आप ये जो इन्फॉर्मेशन का लॉस कर रहे हैं किसी क्वेरी में आपको उनकी ज़रूरत हो, तो इससे बचने के लिए या इसके कई केसेस जैसे आ सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड रहें आंसर में। ओके, नेचुरल जॉइन में ये और हो जाए कि नेचुरल जॉइन का जो आंसर है वो तो आए ही आए, साथ में लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड जिनका कोई मैच राइट टेबल में नहीं मिला वो भी आ जाए, या नेचुरल जॉइन के रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड्स थे वो रहें लेकिन राइट साइड से जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा था, जो आंसर में नहीं आ पा रहा था, वो भी आ जाए। तो ये दोनों सिनारियो को डिफाइन को में जो डेटा आने वाला है उसे नेचुरल जॉइन आपको नहीं देने वाला है, तो हम 2 ऑपरेटर और डिफाइन कर लेते हैं। सो वो जॉइन कहलाते हैं, जॉइन ऑपरेटर्स हैं आउटर जॉइन ऑपरेटर। सो आउटर जॉइन ऑपरेटर आपको अलाउ करता है कि आप डेटा प्रिजर्व कहाँ का करना चाहते हैं, लेफ्ट टेबल का डेटा प्रिजर्व रखना चाहते हैं या राइट का प्रिजर्व रखना चाहते हैं या दोनों का रखना चाहते हैं। सो इस तीनों पर जो टाइप के डेटा रिट्रीव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपके पास 3 तरीके के आउटर जॉइन ऑपरेटर हैं। ठीक है, सो उसके बेस पर हम कहते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर। जैसे आप कह सकते हैं ये दोनों टेबल का जॉइन है। ठीक है, यहाँ वो उन्होंने इंस्ट्रक्टर 1 और टीचर्स 1 लिखा था, लेकिन यहाँ अलग चीज़ कर दी है, लेकिन देयर इज़ नो इशू।
ठीक है, नाम से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। ध्यान दीजिए कि आज जब आप नेचुरल जॉइन करेंगे तो आपको ये 2 रिकॉर्ड मिलने वाले हैं। तो आप अगर आप यहाँ ध्यान दें तो देख सकते हैं कि लेफ्ट टेबल से ये वाला मोजार्ट जो पर्सन है इनका रिकॉर्ड नहीं आया है आंसर में, है ना। सो लेफ्ट टेबल से एक रिकॉर्ड चला गया, आंसर में नहीं आया, सो यू लॉस्ट 1 रिकॉर्ड। सिमिलरली आप देखें राइट टेबल से बायो 101 वाला रिकॉर्ड जो है वो भी आपके आंसर में नहीं आया है ना। सो आपने लेफ्ट से भी एक रिकॉर्ड खो दिया, राइट से भी एक रिकॉर्ड खो दिया। सो अब आप मान लीजिए किसी कंडीशन में आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं लेफ्ट से कोई रिकॉर्ड ना खोए नेचुरल जॉइन ऑपरेशन, तो आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल नेचुरल जॉइन की जगह पे आप लेफ्ट आउटर जॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेफ्ट आउटर जॉइन का सिंबल ये है, आप ध्यान दे सकते हैं, डंबल सेफ है और राइट ये 2 लाइंस लगी हुई हैं लेफ्ट साइड में। सो ये जो जॉइन है कौन सा है, लेफ्ट राइट आउटर जॉइन है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है कि जो नेचुरल जॉइन में जो आंसर मिलने वाला था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये आप देख सकते हैं ये दोनों रिकॉर्ड हैं आंसर में, लेकिन लेफ्ट टेबल का जो मोजार्ट का रिकॉर्ड था वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट टेबल से कोई भी रिकॉर्ड अब मिस नहीं होगा, सारे रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल के मिलेंगे ही मिलेंगे। सो लेफ्ट टेबल में अगर 10 रिकॉर्ड्स हैं तो आपको आंसर में 10 रिकॉर्ड मिलेंगे मिनिमम, ठीक है। राइट में कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड मिलेंगे। सो आप देख सकते हो ये लेफ्ट टेबल पूरी की पूरी यहाँ अवेलेबल है, यही 3 रिकॉर्ड थे लेफ्ट टेबल में। सो आप देख सकते हैं ये तीनों रिकॉर्ड्स हैं। सो लेफ्ट टेबल आपकी पूरी की पूरी प्रिजर्व है, केवल अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लेफ्ट टेबल में जो मोजार्ट है, क्योंकि आपकी जो टेबल है नेचुरल जॉइन की उसमें एक और कॉलम बढ़ गया कोर्स आईडी नेचुरल जॉइन की वजह से, जैसे यहाँ कोर्स आईडी नहीं था, लेकिन नेचुरल जॉइन में चूंकि यहाँ कोर्स आईडी है, आईडी तो आएगा नहीं 2 बार, ये कोर्स आईडी ऐड हो जाता है। तो ओबियसली जब इस टेबल में इस कॉलम का मोजार्ट वाला जो कॉलम है उसका यहाँ कोई मैच ही नहीं मिला है, तो अब आप यहाँ पर कोर्स आईडी में क्या रखेंगे, यू डू नॉट नो इट। सो ओबियसली यहाँ हम क्या कर देंगे, नल रख देंगे। सो बाकी 3 वैल्यू तो मोजार्ट रिकॉर्ड की थी ही, आईडी थी, मोजार्ट नाम है, डिपार्टमेंट नेम भी अवेलेबल है, केवल कोर्स आईडी नहीं थी, तो आपने यहाँ नल कर लिया। सो आपका जो इंस्ट्रक्ट नेचुरल जॉइन है ये क्या करता है, जिन लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को बचा के रखता है, जिनका मैच मिल गया है राइट टेबल में वो वैल्यू आ जाती हैं, जिनका मैच नहीं मिल पाता है राइट टेबल में, तो जो राइट टेबल से जो कॉलम्स आने वाले हैं लेफ्ट टेबल में, ये कॉलम किस टेबल का है, राइट साइड की कॉलम का, तो उन सब में नल वैल्यू रख देता है। सो ये आपका कहलाता है लेफ्ट आउटर जॉइन। सो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या कर रहा है, आपकी लेफ्ट साइड की टेबल के पूरे डेटा को प्रिजर्व कर रहा है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का जो डेटा है वो पूरा का पूरा एज इट इज इस आंसर में अवेलेबल है, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। नेचुरल जॉइन में क्या होता था, लेफ्ट टेबल का कुछ रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं, मतलब आंसर में नहीं आते, जैसे मोजार्ट का रिकॉर्ड नहीं आया था। ओके, सो ओबियसली इसी तरीके से इसी लॉजिक पर आपका राइट आउटर जॉइन काम करता है। राइट आउटर जॉइन लेफ्ट का अपोजिट है। राइट आउटर जॉइन इंश्योर करता है कि लेफ्ट टेबल का जो पूरा डेटा है वो आंसर में आएगा, ठीक है। तो नेचुरल जॉइन का आंसर तो रहेगा ही रहेगा, इन एडिशन टू दैट जो भी टेबल राइट टेबल के वो भी रिकॉर्ड राइट टेबल के जिनका मैच लेफ्ट टेबल में आपको नहीं मिल पा रहा था, वो रिकॉर्ड भी आपके आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका राइट आउटर जॉइन। सो राइट आउटर जॉइन में आप देखेंगे जो लेफ्ट टेबल से 2 कॉलम्स हैं, नेम और डिपार्टमेंट नेम। ओके, सो आप इस पोर्शन पर फोकस कर सकते हैं, ये आईडी और कोर्स आईडी, ये दोनों, ये पूरा डेटा लेफ्ट राइट टेबल का है। राइट टेबल में यही तो था, आईडी थी और कोर्स आईडी थे। तो CS 101 फिनांस बायो 101 आप देख सकते हैं, CS 101 फिनांस बायो 101 और आईडी, ठीक है। तो आईडी तो कॉमन है, तो ओबियसली आप कोई सा भी आईडी रख सकते हैं। सो ये वो तीनों आईडी हैं, सॉरी यहाँ तीनों आईडी हैं आपकी, सॉरी ये तीनों आईडी हैं और तीनों कोर्स आईडी हैं। ओके, 2 रिकॉर्ड्स का मैच मिल गया था तो आपको इंस्ट्रक्टर का भी नाम मालूम है और डिपार्टमेंट नेम मालूम है, लेकिन इनका तीसरा रिकॉर्ड जो है, इस वाला रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड, इसके लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ कोई मैच आपको नहीं मिला था, ये आईडी किसी से मैच नहीं कर रही है, तो ओबियसली ये जो नेम और डिपार्टमेंट नेम आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपने क्या किया, नेम और डिपार्टमेंट नेम कॉलम जो कि लेफ्ट टेबल से आ रहे थे उनको नल कर दिया है, यू सी दिस नल, ठीक है। सो ये हो गया आपका राइट आउटर जॉइन। और आप नोटिस कर सकते हैं राइट आउटर जॉइन में ये जो सिंबल है, ये जो लाइंस हैं राइट साइड में शिफ्ट हो गई हैं। सो ये नोटेशन है, इंस्ट्रक्टर टीचर, इंस्ट्रक्टर नेचुरल जॉइन, राइट आउटर जॉइन, सॉरी राइट आउटर जॉइन टीचर। तो आपको राइट टेबल का डेटा बचा लिया।
सो अब ओबियसली एक और ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड फुल आउटर जॉइन। सिंबल ये है फुल आउटर जॉइन का, दोनों साइड ये लाइन्स डिनोटेड है, ठीक है। सो ये जो लाइन्स हैं ये डिनोट करती हैं कौन सा जॉइन है, इनसे आप पता लगा सकते हैं। सो फुल आउटर जॉइन क्या करता है, इन दोनों का कंबाइंड काम करता है। वो क्या करता है, किसी भी टेबल के डेटा को लूज नहीं होने देता है। तो जिनका मैच नहीं मिलता है उनके लिए दूसरी टेबल से जो आने वाला कॉलम है उसमें नल रख देता है। जैसे आप देखेंगे ये तो पोर्शन नेचुरल जॉइन का है, ये आप देखेंगे लेफ्ट टेबल का डेटा है मोजार्ट म्यूजिक, इसका कोर्स आईडी नहीं था तो कोर्स आईडी नल कर लिया। ये जो पर्सन थे इनका नाम नहीं मालूम है किसी को भी, डिपार्टमेंट नेम भी नहीं मालूम। ये पर्सन जो है ना जिनकी ये आईडी है वो इस कोर्स को पढ़ाते हैं, तो उनका पर्सन का आईडी और कोर्स आईडी है, नाम नहीं है और डिपार्टमेंट नेम नहीं अवेलेबल है, तो आपने वहाँ नल रख दिया। तो इस तरीके से राइट आउटर जॉइन आपके जो है राइट टेबल के डेटा को प्रिजर्व कर सकता है। ओके हालांकि इनके कोई प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, बट दीज ऑपरेशंस आर ऑफ थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस। ओके सो ये हुआ आपका जॉइन की कहानी। एनी क्वेश्चन? सर नल हमें खुद से करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली? नहीं, वो ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर ऑटोमेटिकली करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो मैं तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, वो ऑपरेटर करके देगा आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है।